How are you? Hope you all are fine. So I am also fine. So now I am मैं लेके आया हूँ दूसरा एक लेक्चर, जो कि दूसरा लेक्चर हमने कवर कर लिया था, रूट स्क्वायर वेलोसिटी BRMS। सेकेंड टॉपिक में हमने सेकेंड लेक्चर में क्लियर कर लिया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने करा था प्रेशर वाला, ठीक है, जो हमने क्या करा था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ ए गैस से हमने प्रेशर एक्जिटेटेड बाय परफेक्ट गैस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये वाला आज हम चलते हैं थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड लेक्चर में, ठीक है। यहाँ से कुछ जो कॉन्सेप्ट होंगे आगे यूज होंगे डेरिवेशन में, तब ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आगे फिर कैसे आया करके वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो हम चलते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, कुछ नहीं है, स्टार्ट करते हैं सीधे। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ ए टेम्परेचर है टॉपिक का नाम। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एटम इक्वल टू 1/2 mv/²। इसको थोड़ा याद रख लीजिए, आप थोड़ा याद रख लीजिए क्या होता है, ठीक है। और हमें पता है, देखियो, VKNOW नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट, क्या पता है आपको, P इक्वल टू कितना होता है 1/3, ठीक है, N/V mv/²। ये क्या है, ये प्रेशर का फॉर्मूला है, जो प्रेशर एग्जिटेड बाय परफेक्ट गैस उससे निकाला था हमने, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इधर से हमें स्टार्ट करना है, लेकिन ये चीज़ लिख लेना है, क्योंकि ये यूज़ होगी, अभी कहाँ पे यूज़ होगी मैं बताऊंगा, ठीक है। ये टॉपिक का नाम है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ ए टेम्परेचर, लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। लेक्चर 2 को देख के आइए, तब जाके 3 समझ में आएगा, फर्स्ट भी समझ में आएगा। फर्स्ट से देख के आए सीरियल वाइज, मैं इसे ख़त्म करूँगा इस यूनिट की पूरी, तो मैं दावा करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको देखेंगे, ये चीज़ हमने बताया, ठीक है। ये फर्स्ट यूनिट में निकाल रखी है हमने, कैसे आया फॉर्मूला बता रखा है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम चलेंगे, इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं इसी फॉर्मूला। पी वी इक्वल टू, ये वी को मैं यहाँ डाल देता हूँ, पी वी इक्वल टू कितना हो गया 1/3 n, ठीक है, mv/² हो गया, NV/² हो गया। अब इसको मैं थोड़ा और लिख दूँ, कुछ इस तरह से कर दूँ, पी वी इक्वल टू क्या करा मैंने क्या किया, एन को मैं क्या कर देता हूँ, आगे ले लेता हूँ, एन, ठीक है, अपॉन 3, n/3 कर दिया, और मैंने ले लिया, और mv/² को मैंने अलग ले लिया। अब मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ, मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, डिवाइड भी 2 से कर देता हूँ। इसको, इस इक्वेशन को मैं इसे डिवाइड करता हूँ 2 से, इसे मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 से, तो इसको मैं 1/2 लिख दूँ, एक ही बात तो है, डिवाइड करा मैंने 2 से तो 1/2 कर दिया मैंने, और ऊपर मल्टीप्लाई कर या 2 से मैंने तो यहाँ लिख दिया उसे, तो इसको मैंने अलग बना दिया। तो मैंने इसको अलग इसलिए बनाया क्योंकि ताकि मेरे को ये पता है 1/2 mv/² मेरे को पता है, कहाँ पे पता है, ये है, तो इसकी जगह हम ई लिख सकते हैं, तब मैंने ऐसा किया, समझ गए बात को। तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर बात है, ये बातें क्लियर होगी। अगर ये बातें क्लियर हुई तो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दें, बताओ, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें, बिल्कुल दे दें। अब हमें पता होनी चाहिए आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम यहाँ पे लिखिए FR1 फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी भी इक्वल टू कितना होता है NRT, ये तो होती है NRT, पी भी इक्वल टू NRT तो होती है, लेकिन वो n छोटा होता है ज़ाहिर, तो मैंने बड़ा लिख लिया, कोई नहीं, ठीक है, आप छोटा लिख लेना, n छोटा होता है, पी भी इक्वल टू NRT, ठीक है। तो अब हमें चाहिए पी भी इक्वल टू NRT। अब हमें चाहिए यहाँ पे n जो होता है वो छोटा होता है, इसको कट कर लीजिए, इसमें n जो होता है छोटा होता है, ठीक है, पी भी इक्वल टू NRT होता है। अब देखिए n क्या होता है, वैसे भी कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो अब चाहिए हमें n की वैल्यू, वहाँ पे n इक्वल टू 1 कर दे रहे थे हम, ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में, तो RT पी बी इक्वल टू RT बनने जा रहा था, लेकिन यहाँ पे अलग हो जाएगा, n निकालना है, तो n कैसे निकालेंगे, n इक्वल टू कितना होता है नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स, या कहो नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स, या नंबर ऑफ ए पार्टिकल, एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्या करेंगे मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स अपॉन एवरेज नंबर्स, एवोगेड्रो नंबर, एवोगेड्रोस
नंबर कर दो, एवरेज नंबर नहीं, एवोगैड्रोस नंबर करो इसको, ठीक है। चलो हाँ, एवोगैड्रो लिखा है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। एन, ये एन की वैल्यू निकालना है हम, इस एन की वैल्यू निकाले तो इससे निकल जाएगा। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब एन, एवोगैड्रोस नंबर मतलब एन ही, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। ये बाद में पता चलेगा कैसे हुआ करके, और जब मैं आगे आगे बढ़ते जाऊँगा ये एन ही कहाँ से आई, एन कैसे हुआ, ये भी पता चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब हमारा जो फाइनली जो एन बना ना, वो एन की वैल्यू हमारी कितनी आई, एन अपॉन एन ही आ गई। ये हमारी एन की वैल्यू आ गई, ये वाली, ये जो चीज़ है ये एन की वैल्यू है, ये क्या है, एन की वैल्यू। तो इस एन को उठा के इसकी जगह में पुट कर दीजिए, समझ गई बात को। तो मैंने क्या किया, पी वी इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, एन की जगह में एन अपॉन एन ही कर दिया और बच गया आर टी आ गया, इतना चीज़ आ गया। अब इसे इक्वेशन नंबर दे दीजिए सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही है, इक्वेशन नंबर सेकेंड ये होगी, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड मिल गई, एल एच एस सेम है, एल एच एस सेम है, ठीक है। आर एच एस तो सेम होगा, एल एच एस सेम है तो आर एच क्या होगा, एल एच एस सेम है तो आर एच एस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को लेके चलें, ठीक है, तो कितना हो गया, टू एन ई, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा 3, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है, इक्वल टू हमारा कितना हो गया, ये आएगा ना, एन अपॉन एन ए, ठीक है, आर टी। अब हमें चाहिए ई की वैल्यू, देखो इससे एन से ये एन कैंसिल कर देते, हमें ई की वैल्यू चाहिए, तो ई इक्वल टू यहीं पे रखो, ठीक है। 3 डिवाइड में है तो यहाँ जाएगा इक्वल टू के बाद, तो इंटू में चले जाएगा, ये इंटू में है 2 तो नीचे क्या आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो आर टी अपॉन कितना हो जाएगा, एन ए हो जाएगा। तो ये आ गया ई की वैल्यू, ये कितनी आई, ये आई हमारी ई की वैल्यू, ठीक है। तो ये आ गई हमारी ई की वैल्यू आ गई, कितना कितना हुआ, ये क्लियर हुआ, ई की वैल्यू आ गई। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दें हम, कैसे मॉडिफाई करें, देखो थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं इसमें, क्या मॉडिफाई करना है देखो वो बताते हैं, ठीक है। चलो इसको हम थोड़ा सा हाँ ऐसे कर सकते हैं मॉडिफाई, इक्वल टू कितना हो गया 3/2, ठीक है, आर अपॉन एन ई, आर अपॉन एन ई लिख दिया और मैंने टी को बाहर कर दिया, आर अपॉन एन ई लिख दिया, टी को बाहर कर दिया। अब आर अपॉन एन ई क्या होता है, इसको मैंने थोड़ा मल्टीप्लाई किया, अगर पता है तो थोड़ा ध्यान दिया था जब बताया था, तो आर अपॉन एन ई इक्वल टू कितना होता है, ये के बराबर होता है, आर अपॉन एन ई किसके बराबर होता है, ये के बराबर होता है, ठीक है। के इक्वल टू होता है ना, आर अपॉन एन ई होता है, ठीक है। अब इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वोल्टेज मैन, ठीक है, वोल्ट मैन लॉ, ठीक है, वोल्टेज मैन कांस्टेंट, वोल्टेज मैन कांस्टेंट, BOLT, वोल्टेज मैन, ठीक है, MEN मैन कांस्टेंट, ठीक है, CONST कांस्टेंट, ये वोल्टेज मैन कांस्टेंट हुआ, जिसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर मैं पूरी की इस के की वैल्यू पुट करूँ तो के की वैल्यू जो होती है हमारी, वो के की वैल्यू होती है हमारी लगभग कितनी होती थी वो, 1.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी थी, 1.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर 33, आई थिंक मैं एक बार चेक कर लेता हूँ तो क्या थी वो वैल्यू, या वो थी 23 थी, 23 थी, 10 की पावर 23, ठीक है, 10 की पावर 23 है, -23 है, 10 की पावर -23 है। तो के की वैल्यू एक बार अच्छे से लिख लीजिए आप, के इक्वल टू कितना होता है 1/3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23, ठीक है, जूल और केल्विन इनवर्स, ठीक है, ये होती है के की वैल्यू, ठीक है, ये के की वैल्यू होती है। अब इसकी जगह में हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू हम कर सकते हैं 3/2, और इसकी जगह में हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखा ना मैंने, के टी हो गया। तो ये चीज़ हमारी आ गई, जो काइनेटिक इंटरप्रेशन ऑफ ए टेम्परेचर है ना, वो हमें यही बताती है कि एनर्जी फाइंड करती है। इससे हम क्या कर सकते हैं, काइनेटिक इंटरप्रेशन ऑफ टेम्परेचर से हम एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है, एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। तो ये एनर्जी आ गई, ये एनर्जी आई, ठीक है, ये एनर्जी आई, तो ये हमें क्या बताता है, एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का, ठीक है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो द एनर्जी, ठीक है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, ये एनर्जी है फॉर 1 मोल ऑफ ए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये एनर्जी किसके लिए है, शो द एनर्जी ऑफ 1 मोल्स ऑफ ए मॉलिक्यूल, यहाँ पे लिख लीजिए, शो द एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स, शो द एनर्जी ऑफ ए 1 मोल लिख लीजिए, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं,
शो द एनर्जी ऑफ ए वन मॉलिक्यूल ऑफ ए वन मॉलिक्यूल MOLECULE मॉलिक्यूल, ये एनर्जी है वन मॉलिक्यूल के लिए। शो द एनर्जी ऑफ ए वन मॉलिक्यूल के लिए ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये चीज़ कर सकते हैं। तो हम इससे निकाल सकते हैं द एनर्जी ऑफ ए वन मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल में कितनी एनर्जी होती है, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितनी एनर्जी होती है, वो हमें बताता है काइनेटिक इंटरप्रेशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। काइनेटिक इंटरप्रेशन टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करके देता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितनी एनर्जी होती है, ठीक है। उसके बाद और चीज़ भी देता है, और चीज़ भी देता है कि एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसमें थोड़ा और चीज़ लिखते हैं, ठीक है। अब एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं, नोट इसमें लिख लीजिए, नोट लिख लिए। टोटल एनर्जी क्या करेंगे, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो E इक्वल टू कितना कर देंगे, एन ही कर देंगे बस। तो E और एन लिखो, E की वैल्यू कितनी थी वो लिख लीजिए, कितनी थी 3/2 kT, ठीक है। 3/2 था, 3/2 kT था, ठीक है, 3/2 kT था ना। अब एन को पीछे लिख लीजिए, E इक्वल टू कितना हो गया 3/2 kN, ठीक है, KT, ठीक है। एन और एन KT, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है एन ए KT, ठीक है। तो ये लिख लिया, एन KT लिख लिया, तो एन KT तो लिख लिया मैंने, ठीक है। तो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को, तो एन को हम क्या कर सकते हैं, एन ए के बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एन को हम एन ए के बराबर भी लिख सकते हैं, 1 मोल, ठीक है, ऑफ ए गैस, फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस होता है, फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस एन को हम एन ए लिख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एनर्जी एन मॉलिक्यूल के लिए तो ये आ गया। तो एन जो होता है एन इक्वल टू एन ए होता है फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस के लिए, ठीक है। तो हम ई इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं 3/2 एन ए, ठीक है, के टी होता है। अभी एन ए के कितना होता है, एन ए के आपको पता है ये आर के बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, आर के बराबर है। तो ई इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, ई इक्वल टू कर सकते हैं 3/2 आर टी। ये भी है एनर्जी ऑफ ए एन मॉलिक्यूल के लिए, एनर्जी फॉर ए एन मॉलिक्यूल, टोटल एनर्जी फॉर एन मॉलिक्यूल। जब ये था शो द एनर्जी ऑफ ए वन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वन मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी ये था, काइनेटिक इंटरप्रेशन से हमने निकाला, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ एनर्जी एन मॉलिक्यूल के लिए होगा जो ये होगा। उसके बाद तीसरी चीज़ होती है फॉर 1 मोल्स ऑफ ए गैस, ठीक है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस। अब 1 मोल ऑफ ए गैस के लिए होती है, तो यही होती है, सॉरी थोड़ा इसमें से थोड़ी सी हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक चीज़ में फॉर 1 मोल्स ऑफ ए गैस के लिए जो एनर्जी होती है वो ये होती है, वो 1 मोल्स ऑफ ए गैस के लिए एनर्जी जो होती है ये होती है, ठीक है। ये ये 1 मोल्स के लिए जो फॉर ए 1 मोल ऑफ ए गैस के लिए एनर्जी होती है। और जो ये एनर्जी होती है ये वाली है, ये हमारी जो हमने निकाला है ये वाली एनर्जी ये है काइनेटिक इंटरप्रेशन, ठीक है। टोटल एनर्जी ऑफ ए एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए टोटल एनर्जी होगी, और फॉर 1 मोल्स ऑफ ए गैस के लिए एनर्जी होगी। समझ गए, दिक्कत तो नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं, निकाल दी मैंने पूरी, ठीक है। ये क्या है, फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस क्या है ना मैंने, फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस एन इक्वल टू एन ए होता है, ठीक है। तो इसको इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लिख लीजिए, एन इक्वल टू क्या कर दीजिए एन ए कर दीजिए, ठीक है। फॉर वन मोल ऑफ ए गैस एन इक्वल टू एन ए होता है। तो तब हमने एन की जगह में एन ए लिखा, तो इससे हमारा ये बन गया। तो फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस, तो इसको आप ये पॉइंट को ना, ये पॉइंट को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे लिखिए सीधे, इसके नीचे यहाँ पे जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ डैश मार रहा हूँ, इधर से इस पॉइंट को लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो बाकी सही है, टोटल नंबर ऑफ ए एन मॉलिक्यूल्स के लिए एनर्जी है, और ये इसके लिए, ठीक है। क्लियर हुआ बात है, नो प्रॉब्लम। अब हम करते हैं दूसरी, इसी में एक दूसरी डेरिवेशन है उसको भी लेते हैं। तो मैं उसको नोट कर लेता हूँ, पॉज करके थोड़ा इसमें वो लिख लेता हूँ कौन सा टॉपिक है वो, ठीक है, और उसकी थोड़ी डेफिनेशन वगैरह भी लिख लेता हूँ। तो गाइस चलो फाइन, चलते हैं आगे। क्लासिकल थ्योरी ऑफ ए स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस, ठीक है, इसको निकालते हैं, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट कुछ आगे यूज होंगे डेरिवेशन में, तब बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ए स्पेसिफिक हीट, तो सी बी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। सी पी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अगर मैं इन दोनों में रिलेशन करूँ, आर ई रिलेशन बिटवीन देम,
अब मैं इनमें रिलेशन निकालूँ, अगर मैं इन दोनों में रिलेशन निकालूँ, ठीक है, तो फॉर ए परफेक्ट गैस, फॉर ए परफेक्ट आइडियल गैस का दो, फॉर ए परफेक्ट, ठीक है, PERFECT परफेक्ट, ठीक है, FEC परफेक्ट, फॉर ए परफेक्ट आइडियल गैस का ना, हाँ, फॉर ए परफेक्ट आइडियल गैस, आइडियल गैस, ठीक है, GS गैस, तो इनका रिलेशन जो होता है वो होता है हमारा CP माइनस CV और इक्वल टू कितना होता है R होता है। तो हम इसमें ये चीज़ इसको भी निकाल सकते हैं, पहले इसको भी, लेकिन ये वाला चीज़ निकालना हमें आसान पड़ता है, तो हम पहले निकालते हैं CP को। CP को निकालने के लिए हमें एक चीज़ और याद लिख लीजिए जो यूज होगा, एनर्जी ऑफ वन मोलिक्यूल्स ऑफ ए गैस, एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ गैस, वन मोल, ठीक है, MOLE मोल ऑफ गैस, एनर्जी ऑफ ए वन मोल ऑफ गैस, ठीक है, एनर्जी ऑफ ए वन मोल ऑफ ए गैस वो हमने अभी निकाल रखी, ये तो है, इक्वल टू कितना है, ठीक है, 3/2 RT, ठीक है, E/3/2, E = 3 कितना होता है, E कितना होता है, 3/2 RT होता है, ठीक है, ये चीज़, और हमें निकालना है ये, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, CV इक्वल टू कितना होता है, डेल, ठीक है, डेल V/डेल T होता है, नहीं ये तो होता है CP/डेल V, लिखा था नहीं लिखा था, यही तो है, हाँ, डेल E होगा, सॉरी, डेल V तो ये है ना, डेल V हमें निकालना है, तो यहाँ पे होगा मेरे ख्याल डेल E होगा, ओके, डेल E, ठीक है, CV इक्वल टू डेल E/डेल T, ये फॉर्मूला बन जाएगा इसके लिए, ठीक है, क्योंकि हमें देखिए ना, हमें निकालना है CV, तो E हमें ये मिला है, तो CV इक्वल टू डेल E/डेल T, अब ये E की जगह में E को रख दीजिए, ठीक, और डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, ठीक है, तो हम यहाँ से चलेंगे CV इक्वल टू, ठीक है, डेल/डेल E, ठीक है, इसकी जगह हमें क्या लिखना है, 3/2, ठीक है, RT को लिख लेना है, 3/2 कितना लिखना है, RT लिख लेना है। अब 3/2 RT लिखना है, तो देखिए डेल E/डेल T है, नीचे T है, ठीक है, तो CV इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको आगे लिख लीजिए, इसे क्या करेंगे, आगे क्यों लिखेंगे, 3/2 और R कॉन्स्टेंट है, और डेल T ऊपर आ जाएगा और डेल T नीचे आ जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा, तो CV इक्वल टू कितना हो गया, 3/2 R, ठीक है, 3/2 R हो गया, ये CV आ गया, ये कितना है, CV है। अब हमें पता है, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, हमें पता है कितना होता है CP, ठीक है, माइनस क्या होता है CB इक्वल टू कितना होता है R होता है, इसे हम दे देंगे, इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी ना, आप देखो हमने निकाल ली CV की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, पहले CP हमें चाहिए ना, क्योंकि हमें CP निकालना है, तो R माइनस CP कर लेते हैं, चलो, ठीक है, तो CP और R तो यही पे रहेगा, और CB की वैल्यू हमने निकाल रखी, कितना निकाली, 3/2 RT, तो माइनस देखिए यहाँ से ये CB माइनस में वहाँ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, जब भी मिस्टेक आ रही है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो 3/2 R इधर हो गया, ये 2 LCM ले लो आप, CP इक्वल टू कितना हो गया, 2, यहाँ गया 2R प्लस 3R, कितना हो गया, 5R हो गया, अपॉन नीचे कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि LCM लिया ना, तो इतना आ गया, ये आ गई हमारी CP की वैल्यू, और ये आई CP की वैल्यू, CB ये है और ये CP ये है, ठीक है, CB क्या था, ठीक है, CB क्या था, स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, CB क्या था, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, दोनों चीज़ निकली। अगर मैं इनको क्या निकालूँ, एडिवेटिक कांस्टेंट निकालो, क्या कहते हैं, एडिवेटिक कांस्टेंट, जो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा क्या होता था, एडिवेटिक कांस्टेंट PV और की पावर गामा, PV की पावर गामा, या इनका मैं रेशियो कह दूँ, या रेशियो ऑफ दिस, इनका रेशियो निकालो, ठीक है, Y इक्वल टू कितना होता है, जो हमेशा याद रखना है, PV जो होता है हमेशा ग्रेटर होता है PV ना, क्या होता है CB से, CP हमेशा ग्रेटर होता है किससे, किससे ग्रेटर होगा, CB से हमेशा P जो क्या होता है, ग्रेटर होता है CP से, CP हमेशा ग्रेटर होता है CB से, ठीक है, CB से, ठीक है, समझे बात को, इतनी बात समझे, स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर होता है हमेशा स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम से, तो हम क्या लिखेंगे, रेशियो निकालना है, तो CP ऊपर आ जाएगा, CP/CP करो, CP करो,
तो ये है रेशियो निकालने के लिए, ठीक है। अगर हमें इन दोनों के बीच में रेशियो निकालना है, उसे हम गामा से दिखाते हैं, उसे हम क्या दिखाते हैं, गामा से दिखाते हैं। रेशियो ऑफ ए स्पेसिफिक हीट कर दो इसको, ठीक है, RATIO, रेशियो क्या कहेंगे, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कर दो, SPECIFI, स्पेसिफिक हीट, रेशियो ऑफ ए स्पेसिफिक हीट, ठीक है, रेशियो ऑफ ए स्पेसिफिक हीट कह दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो y इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह CP की वैल्यू रखो। CP कहाँ निकाला है, ये है 5R/2, ठीक है। और CP की वैल्यू कितनी है, ठीक है, 3/2R, ठीक है, ये है, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, तो गामा इक्वल टू कितना हो गया, 5/3। अगर इसे सॉल्व करेंगे ना 5/3, तो वो लगभग लगभग कितना आएगा, वो लगभग लगभग हमने सॉल्व कर रखा था, कितना था, हाँ 1.76 के आसपास था, 7.6 था या 6.7 था, कुछ ऐसे आसपास था, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लेना, तो थोड़ा देख लेना, तो इसको तो इससे डिवाइड करके आएगा ही, ठीक है। 3 × 3 3 × 3 2 बचा, और 3×6 = 18, 3×6 = 18, ठीक है। तो हाँ यही आएगा, गलत नहीं है, ठीक है, इतना ही आएगा, ये लिख लीजिए। अब ये जो हमने रेशियो निकाला ना, ये रेशियो, ठीक है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैव दिस रेशियो, ठीक है। ये रेशियो सिर्फ होगा, आप लिख लेना, दिस रेशियो एप्लीकेबल फॉर ओनली मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हम ये रेशियो से हम नहीं निकाल सकते। अगर हमें कोई भी चीज़ निकालना है, रेशियो निकालना है CP/CB में, तो हम सिर्फ वो रेशियो हम गामा की वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब क्या हो, हमारा मॉलिक्यूल क्या हो, मोनो एटॉमिक हो। अगर डाई एटॉमिक है, जैसे H2 है, O2 है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ हमने निकाल ली यहाँ से। अब जो हम ये कंसेप्ट यूज होंगे आगे, तो अब मैं अगला वाला जो कंसेप्ट लेके आऊँगा वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे है, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कह ही सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन आ रखा है, 5 मार्क्स का आ रखा है, ज़्यादा आने की चांसेस भी हैं। तो उसको मैं अगले लेक्चर में क्लियर कराऊंगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।